नमस्ते सेठी सर। नमस्ते कमलेश जी। स्वागत है आपका इंडियन बिजनेस टीवी पर। अ, नमस्ते मैडम। नमस्कार। आज नमस्कार हमने कमलेश जी। नमस्कार नमस्ते सर। प्रिया जी। नमस्ते सर। सर आज हमने मार्केट में काफी उतार चढ़ाव देखा है, तो मार्केट के बारे में बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं, सुन लेते हैं कॉर्पोरेट न्यूज। शेयर बाजार लाइव। सेंसेक्स 450 अंक लुढ़का, निफ्टी 24,200 से नीचे। एचडीएफसी में 3.5% की गिरावट। मोंटे फूड्स ने अभिनव कपूर को सीईओ नियुक्त किया। सुजुकी ने स्टार्टअप के लिए रुपए 340 करोड़ का नेक्स्ट भारत वेंचर्स फंड लॉन्च किया। यह फंड सुजुकी की सहायक कंपनी के रूप में स्थापित किया जाएगा, जो टियर 2 शहरों और कम विकसित भौगोलिक क्षेत्रों के लिए मूल्य सृजन करने वाले प्रभावशाली उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित होगा। एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एचजी सोलर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने एचजी डुडू सोलर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड नामक एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का गठन किया है। मंगलम ऑर्गेनिक्स, मंगलम पूजा स्टोर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई है। अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स को बिहार के दरभंगा हवाई अड्डे पर नए सिविल एन्क्लेव के विकास के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से 572 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला। कृष्णा डायग्नोस्टिक्स, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भारत सरकार प्राधिकरण ने कंपनी को बाक अस्पताल, मुंबई में रेडियोलॉजी के लिए प्लस टेली रिपोर्टिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए निविदा प्रदान की है। इरकॉन इंटरनेशनल को रेल विकास निगम लिमिटेड से 751 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला। यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड ने पश्चिम बंगाल राज्य में पट्टे पर विनिर्माण समझौता किया है। ट्रांसवेज एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड ने आईएमएफएल परिचालन के विनिर्माण के लिए 216 लाख बीएल प्रति वर्ष की उत्पादन क्षमता को उपट्टे पर देने पर सहमति व्यक्त की है। कोफोर्ज लिमिटेड ने खुले बाजार लेनदेन के माध्यम से आईटी कंपनी सिग्निटी टेक्नोलॉजीज में 11% हिस्सेदारी 4.26 बिलियन रुपए में खरीदी। कोफोर्ज ने 3.02 मिलियन शेयर खरीदे, जो सिग्निटी टेक्नोलॉजीज में 11% हिस्सेदारी के बराबर है। एलआईसी ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 2.68 कर दी है, जिसके लिए उसने 80.63 रुपए प्रति शेयर की कीमत पर ऋणदाता के शेयर खरीदे हैं। तो ये थी कॉर्पोरेट न्यूज। बात करते हैं मार्केट के बारे में। कमलेश जी, आज हमने मार्केट में काफी उतार चढ़ाव देखा और कई दिनों से आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है प्रिया जी। सर अब आ रही है आवाज? अब आ रही है, थोड़ी आ रही है। जी। तो सर आज मार्केट में हमने काफी उतार चढ़ाव देखा और कई दिनों से हम देख रहे थे कि एक करेक्शन एक्सपेक्टेड था। आज मार्केट नीचे दिन में नजर आया था, लेकिन इस वक्त फ्लैट क्लोज हुआ है। तो योर कमेंट्स ऑन द मार्केट? यू वांट माय कमेंट फर्स्ट और यस सेठी सर, सर? योर कमेंट सर। जी प्रिया जी, आज मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल रहा, बिल्कुल सही कहा आपने। जी। और ड्यूरिंग द डे 400 450 पॉइंट की मूवमेंट हुई और एंड में आई बिलीव सेंसेक्स कुछ 50 पॉइंट्स के आसपास क्लोज हुआ है। इसको प्रिया जी मैं करेक्शन वर्ड यूज नहीं करूंगा। ये एक नॉर्मल मार्केट की प्रैक्टिस है जी। कि मार्केट के मूवमेंट में आप कंटिन्यूस लगातार आप 2-4 दिन सेंसेक्स को ऊपर जाते हुए देखते हो, तो निफ्टी सेंसेक्स उसमें भी लोग ट्रेड करते हैं। पर्टिकुलर उसके जिसमें हैवी वेटेज ऑफ सिक्योरिटीज, मान लो सेंसेक्स में 30 कंपनियां हैं, निफ्टी में 50 कंपनियां हैं, उसमें भी कंटिन्यूस 3-4 दिन तक अगर आप अपसाइड मूवमेंट देखते हो ना, तो ऐसा बीच में एक प्रॉफिट टेकिंग जिसे हम कह सकते हैं, वो प्रॉफिट टेकिंग लोगों का आता रहता है। और उस प्रकार से आज मैं ऐसा मानता हूँ कि ये एक प्रॉफिट टेकिंग जैसा था। वीक का फ्राइडे आज है, लास्ट डे ऑफ द वीक भी है,
और मैंने ये भी देखा है बहुत सारे जो ट्रेडर्स होते हैं वो अपनी पोजीशंस जो भी हो ना, इवन इफ इट इज गोइंग इनटू अ नेगेटिव, वो फ्राइडे को अपनी पोजीशन क्लोज करते हैं और मंडे को ओपनिंग में नई पोजीशन लेते हैं। ऐसे अनेक फैक्टर है, जी लेकिन मार्केट करेक्शन में नहीं है और इस प्रकार के सेंसेक्स के मूवमेंट होना कोई अस्वाभाविक घटना नहीं है। जी सर, नेक्स्ट वीक आपको क्या लग रहा है, हाउ विल बी द सेकंड वीक ऑफ जुलाई? प्रिया जी देखिए, अब आने वाले 2-3 वीक क्रूशियल इसके लिए रहेंगे क्योंकि दो अभी उसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन मेरा ऐसा अंदाजा है कि 23 या 24 जुलाई के आसपास यूनियन बजट प्रेजेंट हो जाएगा। जी अब यूनियन बजट के लिए जिस प्रकार की तैयारियां हो रही है, इकोनॉमी का सर्वे एक दिन पहले आता है, मतलब मान लीजिए कि बजट 24 जुलाई को होगा तो इकोनॉमिक सर्वे लोकसभा में 23 अप्रैल को आएगा। तो ये वीक के अंदर लोग जो है ना वेट एंड वॉच की सिचुएशन में होंगे कि आने वाला बजट में क्या चीज आ रही है। और मेरे जैसे कुछ जो आप ये कह सकते हैं ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं, जो हम ये मानते हैं कि ग्रोथ मोमेंटम को तो डेफिनेटली पुश मिलने वाला है इस बजट से भी और अदरवाइज भी सरकार की पॉलिसियों से। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि ये आने वाले 1-2 वीक में भी मार्केट है ना मोर और लेस स्टेडी जैसा रहेगा, कोई बड़ी अपसाइड या डाउनसाइड मूवमेंट हो ऐसा मुझे नहीं लगता। जी। तो सर, ये मार्केट की बातें रही, आज हम इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के बारे में बात करते हैं। आपको क्या लगता है सर कि आने वाले जो 5 साल है, जैसे हमारी सरकार लास्ट मंथ इलेक्शंस खत्म हुए और वही सरकार रिपीट हुई है, तो आपको क्या लगता है, हाउ डू यू सी द ग्रोथ ऑफ इंडिया फॉर द नेक्स्ट 5 years? यस प्रिया जी, देखिए आपने ये ओपनिंग रिमार्क में बिल्कुल सही बताया कि अभी पिछले महीने ही नई सरकार आई है और ये सरकार तीसरी बार सत्ता पर आई है। देखिए मैं ये कहूंगा कि इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स आर द टू साइड्स ऑफ द वन कॉइन ओनली। वो इसके लिए मैं कहता हूँ कि इकोनॉमी का डेवलपमेंट होना, ग्रोथ होना या इकोनॉमी डेटेरियोरेट होना, वर्स्ट होना, जी इसके लिए राजनीतिक कारण भी सरकार की भूमिका बहुत महत्व की होती है। पॉलिटिकल सिस्टम इज वेरी स्टेबल, पॉलिटिकल सिस्टम इज स्ट्रॉन्ग, political system is basically a industry, trade, commerce, business friendly. Government's role will be, minimum role in the businesses and industries. So ये सारे चीजें जो पहलू होते हैं ना, that will decide कि आने वाले महीनों में के सालों में आपके देश की अर्थव्यवस्था कैसी होगी। जहां तक ये जो गवर्नमेंट आई है, तो पिछले 10 बरस की और ये सरकार में एक फर्क ये है कि इस बार ये एनडीए की सरकार है, ऐसा कहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अपने आप में कोई पूर्ण रूप से बहुमत मिला नहीं है, जो पिछले 10 साल उनके पास पूर्ण बहुमत था। तो एक फर्क गवर्नेंस मॉडल में ये आ सकता है कि नाउ दे विल हैव टू टेक इनटू अ कॉन्फिडेंस टू ऑल दियर अलायंस पार्टनर, उनके साथ जुड़ी हुई जो 3-4 पार्टियां हैं, और एक ऐसा प्रोग्राम सेट करना होगा जिसे हम मिनिमम कॉमन प्रोग्राम कहते हैं, जिससे कि गवर्नमेंट स्मूथली चलती रहे और इकोनॉमी भी स्मूथली चलती रहे। मैंने ये जो पिछले 1 महीना, इट इज टू अर्ली टू कमेंट नाउ आने वाले 5 साल के लिए, लेकिन ये पहले 1 महीने का जो मैंने पॉलिटिकल मेरा ऑब्जर्वेशन ये रहा है कि जो एनडीए के पार्टनर है वो लोग भी जहाँ तक गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज है उससे उनको ज्यादा कोई इश्यू नहीं है, एंड दे ऑल्सो विल प्रीफर कि जो ग्रोथ मोमेंटम स्टोरी इंडिया के पिछले 10 बरस से चलती आ रही है वो आगे चलती रहनी चाहिए। लेकिन एंड ऑफ द डे एज आई सेड यू, इकोनॉमिकल पॉलिसीज के ऊपर जो साथ में होते हैं, आगे पॉलिटिकल सिचुएशन क्या डेवलप होती है वो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम ये पॉजिटिव नोट के साथ चले कि ये सरकार भी अपना कार्यकाल पूरा करेगी, तो मैं ये कहूंगा कि आने वाले 2024 और 29 में भारत की ग्रोथ स्टोरी जो है ना वो आगे बढ़ेगी, जो पिछले 5 साल से चल रही है। जी। अब तो सर, ये ग्रोथ में आप कौन से सेक्टर्स जो है उसको बुलिश देख पा रहे हैं? ओके प्रिया जी, मैं सेक्टर वाइज भी बात करूंगा, लेकिन मुझे लगता है ये ग्रोथ मोमेंटम के बारे में पिछला कुछ जो डेटा मैंने कलेक्ट किया है वो भी अपने दर्शकों के लिए
मैं आप लोगों से शेयर कर लूं। जी। अगर आप ये देखें पिछले कई वर्षों में, और हम्म। मैं कहूँगा स्पेसिफिकली कोरोना के बाद, दैट इज 2021 के बाद, तो पिछले 2-3 सालों में दुनिया के बाकी जो देशों है, डेवलपिंग कंट्री कहिए, डेवलप कंट्री कहिए, उनकी जो जीडीपी ग्रोथ है, जी। उससे इंडिया की जीडीपी ग्रोथ है ना ऑलमोस्ट डबल रही है, डबल कुछ कंट्री से तो। जी। और अगर G20 नेशंस की हम बात करें, जिसमें दुनिया के प्रमुख 20 देशों है, तो उसमें भी अपना जीडीपी ग्रोथ है ना, वो सेकंड नंबर से। तो उसका एक मतलब मैं ये कहूंगा कि ग्लोबल इकोनॉमी जिस दिशा में जा रही है, उससे ज्यादा इंडियन इकोनॉमी काफी तेजी से आगे बढ़ रही है, ग्रो कर रही है। अब मैं आपको एक डेटा, क्योंकि आज हम इंडियन इकोनॉमी की, इंडिया ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो मैं आपके साथ 2-3 डेटा और शेयर कर लेता हूँ, फिर हम आपके विषय पे आएंगे। जी। मैंने पिछले कुछ 5 साल के जीडीपी ग्रोथ के और जीडीपी के डेटा निकाले हैं। तो 2019 में, बिफोर 5 years, इट वाज 3.87% था। 2020 में तो हम सब जानते हैं कि पूरे विश्व में कोरोना की महामारी थी, जी। दुनिया की अनेक अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। कुछ लोग तो आज भी खड़े नहीं हो पाए, कुछ इकोनॉमी। हम भी -5.83 में चले गए थे, जो बाद में रिबाउंस होकर 2021 में 9.08% ग्रोथ दिखाया। जी। 2022-23 में भी हम 7%, 7.2% के आसपास रहे। और तो ये कहने का मतलब है मेरा कि पूरे विश्व में जो अर्थव्यवस्था है, उसमें भारत की अर्थव्यवस्था जो है ना, वो काफी तेजी से चल रही है, क्योंकि कुछ इकोनॉमी 3%, 3.5% के पेस के ऊपर आज चल रही है ग्रोथ के। और हम आज 7% तो है ही, लेकिन आने वाले दिनों में 8% भी देख सके। तो जो ये आंकड़े दिखा रहे हैं 5 साल के, ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगी। और जब आपने पूछा, आप ये आपके क्वेश्चंस पे मैं आता हूँ कि कौन से सेक्टर ऐसे है जी। कि जिसमें आपको लगता है कि ये दैट विल लीड टू अ ग्रोथ। देखिए, किसी भी इकोनॉमी के लिए, प्रिया जी, द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्टर किसी भी कंट्री के लिए, तो उसका वो फाइनेंशियल सेक्टर होता है। राइट। अब फाइनेंशियल सेक्टर सुदृढ़ होगा, फाइनेंशियल सेक्टर स्ट्रांग होगा, फाइनेंशियल सेक्टर प्रॉफिट मेकिंग होगा, क्योंकि जैसा कहते हैं ना कि पूरी इंडस्ट्रीज की इक्विटी की फ्लो जो आनी होगी, वो तो फाइनेंशियल वर्ल्ड से ही आएगी ना। अगर फाइनेंशियल वर्ल्ड, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इफ दे आर नॉट इन गुड शेप, तो बाकी जितने भी सेक्टर को फंडिंग रिक्वायर्ड होगी, वो कहाँ से होगी। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना, वो फाइनेंशियल सेक्टर है। फाइनेंशियल सेक्टर्स में अगर हम पिछले 1-2 साल के बाद डेटा, हमने ये डिबेट में बहुत बार बात किया है, और किसी दिन इसके ऊपर हम सेपरेटली डिस्कशन करेंगे, फाइनेंशियल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, इसके ऊपर हम करेंगे, एक पूरा डिबेट करेंगे। लेकिन मैं 2 चीज देख रहा हूँ, जिस प्रकार से इंडिया में इक्विटी कल्चर बढ़ा है कोरोना के बाद, लास्ट 2-3 सालों में, उसके बाद इक्विटी कल्चर में एक रूट जो है, जो लोग डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं, पर दूसरा रूट है जो म्यूचुअल फंड रीड है। तो म्यूचुअल फंड के भी जिस प्रकार के डिपॉजिट्स बढ़ते हैं, म्यूचुअल फंड के जिस प्रकार के SIP बढ़ते हैं, उसके एसेट अंडर एडमिनिस्ट्रेशन, AU जिसे कहते हैं, वो अभी करीबन 50 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया। इंश्योरेंस सेक्टर ले लीजिए, लाइफ एंड जनरल दोनों सेक्टर्स के लिए ले लीजिए, NBFCs ले लीजिए। तो फाइनेंशियल सेक्टर्स के जितने भी मेन कोर एरिया है ना, दैट ऑल जो एरिया है, दैट इज ग्रोइंग, एंड आई वुड से कि इन द डेज टू कम इट विल ग्रो फिनोमिनली। बैंकिंग सेक्टर के बारे में हमने कई बार डिस्कशन किया है, और मैं ये देख रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर टर्म के अंदर शायद ऐसा हो कि वापस नेशनलाइज बैंकों की जो मर्जर की प्रोसेस चल रही है, वो उसको बढ़ावा मिलेगा, और हम 2-3 साल के अंदर ऐसी सिचुएशन हो कि हम पब्लिक सेक्टर के 3-4-5 मैक्सिमम 4 से 5 कोई पब्लिक सेक्टर बड़े बैंक देखें। तो इस प्रकार के फाइनेंशियल सेक्टर्स के अंदर ग्रोथ होगी, और विच अल्टीमेटली विल हेल्प अदर सेक्टर्स। अगर इसका सीधा ग्रोथ को अगर हमको जीडीपी के साथ जोड़ना है ना, तो मैं कहूंगा एक अपना आता है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर आता है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर भारत सरकार का सबसे ज्यादा अगर ये 5 साल में होगा, तो मैं ऐसा मानता हूँ कैपिटल एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर होगा। 10 लाख करोड़ के आसपास का एक प्रोजेक्शन है। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है। दूसरा है रियल एस्टेट सेक्टर, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर में ऐसा है कि आज भी हमारा पॉपुलेशन 140 करोड़ के आसपास चल रहा है, शायद वो फिगर क्रॉस भी कर दिया है। जब ये 5 साल पूरा होगा ये सरकार का, तो मुझे लगता है वी विल बी समवेयर एट 150 करोड़ भी।
पॉपुलेशन होगी। जी। तो एक रियल एस्टेट सेगमेंट जो है उसको भी काफी मात्रा में डेवलपमेंट और ग्रोथ हमको देखने को मिलेगा। सरकार की पॉलिसी भी ऐसी बनेगी कि क्या है, सरकार इस चीज के लिए प्रतिबद्ध है कि लोगों को घर मिलना चाहिए। हर हर देशवासियों को अपना एक छोटा सा घर होना चाहिए। तो ये अफोर्डेबल हाउसिंग की जो प्रोजेक्ट स्कीम है, वैसे स्कीमों को और मुझे लगता है गवर्नमेंट ताकत देगी, उनको और सपोर्ट करेगी, उनको प्रमोट करेगी। तो ये एक हाउसिंग सेक्टर है। दूसरा मेरे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो एक ये है कि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर का मेन एरिया जो जिसे हम कहते हैं हाईवेज कहते हैं, नेशनल हाईवेज कहते हैं, पोर्ट्स कहते हैं, मेट्रोस कहते हैं, फ्लाईओवर कहते हैं, वो आज भी इंडिया के छोटे छोटे सिटी, मैं ये कहूँगा कि बी ग्रेड सिटी तक तो आ चुके हैं, लेकिन सी ग्रेड सिटी जिसे हम कहते हैं विच इज कमिंग अप फ्रॉम टाउन टू सिटी, तो वैसी सिटी में ये सारे डेवलपमेंट आएंगे। चौथा मेरे हिसाब से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो एक पावर सेक्टर है, क्योंकि आज भी हिंदुस्तान में अनेक स्पेशली रूरल एरिया में, फार्मिंग एरिया में देखो तो 24 आवर्स बिजली पावर अवेलेबल नहीं है। तो पावर सेक्टर एक है। वैसे ये जो 3-4 मैंने सेक्टर को कहा ना, दैट वुड लीड टू अ रियल ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी एंड दैट विल रियली ब्रिंग डेवलपमेंट फॉर द इकोनॉमी एंड फॉर द कंट्री बोथ। जी। अब सेठी सर आपके सवाल। मैं पूछूं कुछ? जी जी, सर। आपके सवाल सर, आप पूछिए। मेरा एक ही सवाल है कि ये जो अचीव करना है उसके लिए अभी 5 सालों में मैन्युफैक्चरिंग जॉइंट बनना पड़ेगा इंडिया को, तो उसके बारे में क्या बोला आपने? पावर की तरफ इशारा किया, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ इशारा किया। पावर और इंफ्रा पहले नहीं था तो मैन्युफैक्चरिंग का सवाल नहीं उठता है, वो बेसिक चीजें हैं। जी तो अभी उसको और थोड़ा एलोबरेट कीजिए कि किस हिसाब से तेजी आएगी और कौन कौन से बड़े खिलाड़ी यहाँ आएंगे पूरे विश्व भर के। नहीं सेठी जी, अगर आपने, मैं ये कहूँगा पिछले 2 साल के भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज और बजट के कुछ आंकड़े वगैरह देखे होंगे, तो एक मेक इन इंडिया कंसेप्ट जो है उनको गवर्नमेंट काफी बड़े मात्रा में सपोर्ट कर रही है। और आपने देखा होगा कि इंक्लूडिंग टेस्ला हो या फिर आईफोन हो, वैसे बहुत सारे मल्टीनेशनल अमेरिकन जायंट कंपनियां भी इंडिया में अपने प्लांट को सेटअप करने के बारे में अग्री हुए हैं। In principle they have accepted कि they will set up their productions in India। तो मैं ये सोचता हूँ कि अब ये जो 1-2 साल होगा ना, उसमें गवर्नमेंट बहुत क्लैरिटी लेके आएगी। और दूसरा ये होगा कि फोकस वुड बी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे, इसके लिए होगा क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग अगर इंडिया में होगा तो दैट विल आल्सो गिव अ बूस्ट नॉट ओनली टू द इंडियन इंडस्ट्रीज बट आल्सो फॉर अपॉर्चुनिटी फॉर द एक्सपोर्ट। तो मैं ये बजट में भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भारत सरकार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए और एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए भी है ना कुछ अनाउंसमेंट करेगी। और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी जैसे हम कहते हैं ना कि हार्डवेयर के लिए तो हम लोग फोकस कर ही रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे डिफेंस के इंस्ट्रूमेंट ले लीजिए, डिफेंस के इक्विपमेंट्स ले लीजिए। अब भारत सरकार ने कुछ मेरे ख्याल से 80 जैसी कुछ डिफेंस की प्रोडक्ट है जो पहले एक जमाने में हम इंपोर्ट करते हैं और उसको इंडिया में मैन्युफैक्चर करने की बात हुई है। तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर है जिसमें गवर्नमेंट मिनिस्ट्री लेवल के ऊपर भी एक्सप्लोर कर रही है कि ऐसी कौन सी चीजें जो आज तक इंपोर्ट होती जा रही थी लेकिन वो वी कैन मेक इन इंडिया। और जैसा मैंने कि ये एग्जांपल आपको दिया, लेकिन मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर इंजीनियरिंग के बहुत सारे टूल्स है। ऑटोमोबाइल्स इंजीनियरिंग सेक्टर, क्योंकि क्या है ऑटोमोबाइल सेक्टर में आप भी जानते हो अब तक जो लीड था वो अमेरिकन कंपनी से, जर्मन कंपनी है उनका लीड था, जापानीज कंपनियों का लीड था। लेकिन मैं सोचता हूँ कि ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए, ऑटोमोबाइल के पार्ट्सों के लिए, इन सब चीज़ों के ऊपर भी सरकार फोकस करेगी, क्योंकि भारत में भी बड़ी मात्रा में एक डेटा मेरे पास था अभी कि करीबन ये 1 साल के अंदर भारत के अंदर 2 व्हीलर, 3 व्हीलर एंड 4 व्हीलर, मैं तीनों प्रकार के व्हीकल बात करूंगा, और पैसेंजर व्हीकल से लेके ट्रक तक का, लेकिन 1 करोड़ व्हीकल का सेल होगा 1 साल में, ऐसे एक डेटा मेरे पास आया हुआ था। तो जिस प्रकार से ऑटोमोबाइल सेक्टर बढ़ रही है ना, तो हिंदुस्तान में
आने वाले दिनों में मैन्युफैक्चरिंग को गवर्नमेंट डेफिनेटली पॉलिसी फ्रेम करके सपोर्ट करेगी। और वो जो सेक्टर मैंने आपको बताया अभी, उसमें तो वो शुरुआत कर ही चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कमलेश जी कि पहले भारत में लग्जरी प्रोडक्ट नहीं बनाते थे। अभी यूरोप में टाटा मोटर ने जाके कार बेच रहा है यूरोप को और चाइना को। और ऐसे बहुत से प्रोडक्ट बनाए हैं जो, नहीं तो पहले यहाँ से लेबर का पैसा आता था, हमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या ही आता था। जो जी हमारा एम्प्लॉयज बाहर गए हैं काम करने, वो पैसा बेचते थे। यहाँ हम जो अपना मिर्च मसाले एक्सपोर्ट करते थे। असली मैन्युफैक्चरिंग तो अभी चालू हुई है, ये आईफोन जो बनने शुरू हुए हैं। जी। तो आपको क्या लगता है इसमें किसमें ज़्यादा पुश चाहिए अभी, और क्या कोई अड़चन आ रही है क्या? नहीं सेठी जी देखिए, आपने जो बताया ना कि अब टाटा के प्रोडक्ट्स भी यूरोप में जाने लगे हैं, मारुति कार दुनिया के कई देशों में एक्सपोर्ट होती है, बात सही है। लेकिन मुझे अगर आप पूछेंगे ना, तो आज भी कोई भी एक सिंगल ऐसा इंडियन प्रोडक्ट दिखता नहीं है कि विच यू कैन से कि इट्स अ ग्लोबल लीडर प्रोडक्ट है, यानी कि वो इंडिया का प्रोडक्ट है और जिसको पूरी दुनिया इस्तेमाल करे। आज भी हम वहां नहीं है। जैसे अमेरिका में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ये एप्पल का हमने ले लिया, सॉफ्टवेयर के ऊपर ले लिया, लेकिन भारत में भी वो नहीं है। आने वाले इस दौर के अंदर हमारे जो प्रोडक्ट बनेंगे ना, तो वो एक ग्लोबल लेवल के ऊपर बने, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस उसमें आवे, उस प्रकार के प्रोडक्ट होने चाहिए। और दूसरा जो आप कह रहे हो ना, कि मैं ये मानता हूं कि अब ये मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है, अभी तक मैं ये नहीं कह सकता कि ये ऑथेंटिकेट है क्योंकि ये एक मीडिया न्यूज है। लेकिन मैंने ये सुना है कि जर्मनी के, अमेरिका के बड़े बड़े ऑटोमोबाइल कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपना कार इंजन से लेकर कुछ पार्ट्स जो है ना, उसका मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में किसी कंपनी को दे रहे हैं और वो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो गए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपने कहा कि इतने बरसों बिल्कुल सही था कि मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर गवर्नमेंट का जो फोकस होना चाहिए था वो नहीं हो रहा था। प्रीडोमिनेंटली क्या था, मैं अगर आपको थोड़ा हिस्टोरिकल डेटा की बात करूँ ना, तो इंडियन इकोनॉमी इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी है, और मिक्स्ड इकोनॉमी में भी आज भी ज्यादा कंसंट्रेशन फोकस जो है वो एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर अलाइड इंडस्ट्रीज के ऊपर है। लेकिन ये जो अभी दौर में हम गुजर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि भारत सरकार अभी आने वाले दिनों में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ट्रेड, कॉमर्स इंडस्ट्रीज के ऊपर भी इतने बड़ी मात्रा के ऊपर उनकी फोकस रहेगी। एंड दे विल इंश्योर कि जितने प्रोडक्ट जो आज हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो इंडिया में बनाने की कोशिश करें। और मैं थोड़ा पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक इसके लिए हूँ क्योंकि कंसिस्टेंटली मैं ये 10 साल की गवर्नमेंट की पॉलिसीज देख रहा था। क्योंकि क्या होता है सेठी जी, कभी कभी एक पॉलिसी पैरालिसिस का डर कब होता है, जब सरकार में बदल जाती है। अब ये सरकार बदली नहीं है, तो मुझे ये लग रहा है कि जो पिछले 10 सालों में उन्होंने जो रिफॉर्म्स की शुरुआत की है उसको एक अपने नए मुकाम के ऊपर ये लोग लेके जाएंगे। और वी विल सी अ लॉट ऑफ चेंजेस इन 2024-29। और अपनी इकोनॉमी अच्छी जो कर रही है पिछले डेटा का, उसका भी स्थिति में एक डेटा जरा 2 मिनट आपके साथ शेयर कर लो। देखिए, मुंबई को हम अपना इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल कहते हैं। तो मुंबई का जब एक कुछ विकास होता है ना, तो सब हाउ रिजेम्बलेंसेस कि इकोनॉमी को वो रिजेम्बलेंस कर रही है। जैसे कहते हैं ना, स्टॉक मार्केट भी जो है, स्टॉक मार्केट इज अ बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी अपनी कैसी चल रही है उसका एक कोई मानक है, तो स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस है। आज भी वो बात इतनी सही है क्योंकि स्टॉक मार्केट मूवमेंट से इकोनॉमी का क्या स्टेटस है वो आपको जानने को मिलता है। मैं मुंबई का एक डेटा आप दे रखा था, तो जून 2024 में, पिछले महीने में, मुंबई में पिछले 12 साल में जो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हुई है, उसके हाईएस्ट प्रॉपर्टी जून 24 में हुई है। 11,443 प्रॉपर्टीज मुंबई में रजिस्टर्ड हुई है। और वो प्रॉपर्टीज जैसे हम कहते हैं ना कि अलाइड क्लास लग्जरी प्रॉपर्टीज, सेमी लग्जरी प्रॉपर्टीज, और 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK जो फ्लैट्स होते हैं, उन सबको भी मिला के इसमें कंट्रीब्यूशन इनका ज्यादा है। और नॉट ओनली दैट, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को बाय वे ऑफ रेवेन्यू जून महीने में 986 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू मिला हुआ है। अब आप देखिए, उसका मैं डेटा के साथ जब कंपेयर करता हूँ ना, तो मैंने उसका एक थोड़ा मापदंड तो हम डेटा से ही निकाल सकते हैं ना। तो मैंने ये चीज देखी कि 2014 में, यानी पिछले 10 साल पहले,
नाउ व्हेन वी से न्यू गवर्नमेंट हैज कम बिफोर 10 years, तो हम तो एक बेंचमार्क के 10 साल का रखेंगे। तो 2014 में 4,812 प्रॉपर्टी मुंबई में रजिस्टर्ड हुई थी। तो आप ये कह सकते हैं ऑलमोस्ट 2.5 गुना 2.5 टाइम्स ये बढ़ा हुआ है। और तब जो रेवेन्यू गवर्नमेंट का हुआ था ना, इट वाज 272 करोड़। तो आप ये भी कह सकते हो कि 3.25 टाइम्स रेवेन्यू गवर्नमेंट का बढ़ा हुआ है। तो आने वाले ये जो 5 साल हो गए, मैंने जब रियल एस्टेट सेक्टर का जो जिक्र किया ना, उसके लिए किया है कि आने वाले 5 सालों में रियल एस्टेट सेक्टर विल बी इन अ बूम अक्रॉस द कंट्री, इंक्लूडिंग बी ग्रेड सी ग्रेड सिटीज के अंदर भी होगा। और उसमें काफी अच्छा आपको डेवलपमेंट, ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी रियल एस्टेट में। जी जी कमलेश जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों को इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के बारे में, और अच्छा डेटा आपने शेयर किया हमारे साथ। तो सर थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए, एंड वी विल सी यू सून। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू प्रिया जी, थैंक यू। नमस्ते। जी नमस्कार। नमस्ते। जी नमस्कार। सेठी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग? नहीं, मार्केट सब लोग डर के बैठे हुए हैं कि अभी गिरेगा अभी गिरेगा, पहले चढ़ेगा का इंतजार करते थे, जी अभी गिरने का इंतजार करते हैं। जी। लेकिन जो सोचे हैं वो होता नहीं है। पहले चढ़ता नहीं था, अभी गिरता नहीं है। यस। तो जो उसको करना होगा वही करेगा। जी सर। जो करना है भगवान ही जानता है, अभी ऐसा हो गया मार्केट का। जी बिल्कुल सही। तो सर ऐसे ही हफ्ता खत्म हो गया है, तो नेक्स्ट वीक मिलते हैं मंडे को। सेठी सर, कमलेश जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक नमस्ते। यू वेरी मच। थैंक यू।